हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और इस वीडियो में हम सीडीपी और हिंदी के 60 प्रश्न करने वाले हैं। और 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही होते हैं क्या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी टेट एग्जाम आपका 29 और 30 जनवरी को होने वाला है। जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, जिससे आप यूपी टेट एग्जाम को पास करके आगे चल के गवर्नमेंट टीचर आप लोग बन सकें। और यह वीडियो सभी के लिए, चाहे आप बीएड किए हैं या बीटीसी या डीएलएड किए हुए हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों छात्रों के लिए है। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो बुद्धि का अधिकतम विकास है वह देखेंगे आप लोग किशोरावस्था में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शिशु का जो अधिकांश व्यवहार है आधारित होता है। जो देखेंगे शिशु होते हैं, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो व्यवहार होता है वह उनकी मूल प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको सतही दृष्टिकोण कहा जाता है। उसको सिर्फ सतही दृष्टिकोण कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो देखिए व्यक्तिगत भेद होते हैं वह देखेंगे किस आधार पर होते हैं, बुद्धि स्तर में हो सकते हैं, अभिवृत्ति में हो सकते हैं, गतिवाही योग्यता में हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये सभी होगा, फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? आप कुछ भी सोचते हैं या जो भी चिंता करते हैं या चिंतन करते हैं तो इसके लिए क्या आवश्यक है? तो सबसे पहले आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, कोई समस्या होनी चाहिए, तभी तो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपके पास समस्या होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बुद्धि लब्धि जो यहाँ पे संप्रत्यय है विकसित किया। तो इसको टर्मन ने दिया था। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। और बुद्धि से रिलेटेड एक प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स है, पूछा ही पूछा जाएगा यूपी टेट एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय खालिस्तान का जरूर होना चाहिए। तो देखिए, अगर विद्यार्थियों के लिए पोर्टफोलियो का आप निर्माण कर रहे हैं या सामग्री का चयन कर रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले तो विद्यार्थी होने चाहिए और उसके साथ समावेशन जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, विद्यार्थियों और समावेशन का यहाँ पे होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। ध्यान से देखेंगे तो फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रायः विद्यार्थियों की त्रुटियां खाली स्थान की ओर संकेत करती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए, जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनकी जो त्रुटियां होती हैं वह संकेत कर रही है कि वे कैसे सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है, यह आपको बताना है। तो प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, केवल शब्द लग गया है तो यह गलत हो जाएगा और आपसे यहाँ पे सुगम नहीं बनाता है, निगेटिव वाला ही पूछा गया है। तो फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहार में परिमार्जन होता है। सीखने का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, इसका मतलब है कि व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन होगा, परिमार्जन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि वाणी दोष नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। कोई भी बच्चा है या कोई भी मनुष्य है, अगर वह हकला रहा है या तुतला रहा है तो उसमें देखेंगे वाणी दोष नहीं है। हकलाना और जो तुतलाना होता है उसमें कोई वाणी दोष नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बल्कि यहाँ पे ध्वनि परिवर्तन हो रहा है या वह अस्पष्ट उच्चारण कर रहा है या धीमे या तेज गति से बोल रहा है या बहुत तेज बोल रहा है लेकिन अस्पष्ट बोल रहा है, तो यह वाणी दोष है। हकलाना तुतलाना कोई वाणी दोष नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड राइट आंसर है।
अगला प्रश्न आपके सामने कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है, इसका मतलब है कि पढ़ने में क्या है, कोई विकार हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका डिसलेक्सिया होगा। और डिसलेक्सिया देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया फोर्थ वाले में। तो डिसलेक्सिया का मतलब होता है कि पढ़ने संबंधी कोई विकार है या पठन अक्षमता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। एक और आप लोग याद रखेंगे, लेखन अक्षमता कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो डिस्ग्राफिया होता है। लिखने संबंधी कोई कठिनाई है तो उसको बोला जाता है डिस्ग्राफिया। और यहाँ पे गणितीय संबंधी अगर कोई कठिनाई है, गणित में कोई कठिनाई है तो उसको बोला जाता है डिसकैलकुलिया, बोला जाता है गणितीय अक्षमता। तो इसको भी याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि थ फ च ध्वनियां हैं, तो यह देखेंगे स्वनिम के अंतर्गत आ जाएंगी, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको यहाँ पे लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो आया था में निर्दिष्ट किया गया कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और अध्यापक का औसत अनुपात होगा। तो इसको आप लोग याद रख लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे हो जाएगा 30 होना चाहिए, 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी 1 से 5 तक की अगर कक्षा है और उसमें विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो रही है तो उसमें एक संबंधी यहाँ पे 30 होना चाहिए, अनुपात यह रहना चाहिए। इसमें क्या है कि 30 बच्चों पे एक टीचर रहना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना का संकलन कार्य इनमें किया जाता है, थर्ड वाला राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। यही देखेंगे क्या होगी, सबसे प्रभावी पद्धति होगी। अगर बीजों के अंकुरण का संकल्पना करने का यहाँ पे शिक्षण करना है तो इसके लिए जो प्रभावी पद्धति है कि बच्चे खुद यहाँ पर क्या करें, कहीं पर बीज बोवें और उसका जो अंकुरण है उसके चरण का अवलोकन करें। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला राइट आंसर है। अगला इसके बाद एक यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है। देखिए यहाँ पे बच्चा क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे एग्जाम में फेल हो जा रहा है, तो इसका तात्पर्य क्या है। देखिए आपका एग्जाम चाहे यूपी टेट एग्जाम हो या आपका सी टेट एग्जाम हो, दोनों में अगर आपके सीडीपी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें देखेंगे कभी भी गलती आपको बच्चे की नहीं देनी होती है। जो गलती होती है वह आपको यहाँ पे क्या करना होता है, जो व्यवस्था होती है या तो टीचर की या तो जो विद्यालय की व्यवस्था होती है उस पर आपको सवाल करने हैं कि उनकी गलती है, बच्चे की कभी भी गलती नहीं रहती। यह पॉइंट याद रखेंगे तो इसी आधार पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया, जब बच्चा फेल होता है, बच्चा चाहे पढ़े या ना पढ़े इससे मतलब नहीं है, वो अपनी गलती से फेल होता है तब भी आपको कुछ नहीं लेना देना है। सीधा आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कॉलेज की व्यवस्था है फेल हुई है इस पर आपको ट्रिक करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला राइट आंसर होगा कि व्यवस्था फेल हुई है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला यहाँ पे परिवर्तन पूछा गया है। तो यह क्या होगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। इसका मतलब है कि बालक के अनुसार उसकी अकॉर्डिंग क्या हो कि शिक्षा पद्धति हो। तो यहाँ पे सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे में संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो ये देखिए हो जाएगा विद्यालय और जो कक्षा का पर्यावरण है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, तो इसका आपको सही जवाब करना है, जल्दी से प्रयास करेंगे। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है वह कोई बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ रटना आपका यहाँ पे क्या है, बहुत बुद्धिमानी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा या सभा या इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, थर्ड वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने के मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है।
तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा कि छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन का मतलब कि जो छात्र कुछ सीखे हैं उसमें सफलता व असफलता का अध्ययन ही आपका क्या है? मूल्यांकन है। तो यहाँ पे क्या होगा? थर्ड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट की बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्तकला केंद्रित, और सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है यह आपको बताना है। तो वह देखेंगे सीखने के लिए आकलन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? थर्ड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से व्यवस्था के लिए स्वामित्व की वह भावना रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। कोहल वर्ग ने यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए याद रखेंगे सीटेट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और जो यूपी टेट एग्जाम है उसमें भी पूछा जाता है कोहल वर्ग। तो कोहल वर्ग ने यहाँ पे जो नैतिक विकास के चरण दिए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो नैतिक विकास का सिद्धांत है कोहल वर्ग ने ही दिया है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। तो यह क्या है? बाल केंद्रित कक्षा कक्ष है। तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए यहाँ पे दिया गया किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किरण का होता है मरीचि, रश्मि, दीप्ति, तीन होता है, पुष्कर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि शशांक शब्द का पर्यायवाची है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो शशांक है यह देखेंगे चंद्र का, चंद्रमा का, चांद का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे क्या होगा? थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हानि और लाभ, हानि लाभ में कौन सा समास है? बीच में योजक चिन्ह भी लगा है। तो यहाँ पे क्या होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, या बीच में और शब्द आए तो उसमें क्या होता है? द्वंद्व समास। फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न उद्यम का विलोम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। उद्यम यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका मेहनती से लिया जाता है, तो इसका आलस्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? सेकंड वाला राइट आंसर होगा। विस्तृत का विलोम शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे विस्तृत का मतलब क्या होता है कि आपका फैला हुआ। तो इसका क्या होगा? बहुत छोटा, जो संक्षिप्त में हो, कम में हो। तो यहाँ पे क्या होगा? सेकंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। विस्तृत का क्या होगा? संक्षिप्त होगा। इसके बाद देखेंगे मोर शब्द का तत्सम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मोर शब्द का जो तत्सम शब्द होता है मयूर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? थर्ड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इनमें से एक शब्द तद्भव बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जो कपास शब्द है यह देखेंगे क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे तद्भव के अंतर्गत आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे दिया गया है आपके फोर्थ वाले में, फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कविता शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह देखेंगे आपका यहाँ से हो जाएगा कविता शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य है। तो कविता का भावार्थ बताना होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, इसमें अभिनव और गीत आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। भाषा पढ़ाने में पाठ्य पुस्तक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। भाषा पढ़ाने में जो पाठ्य पुस्तक होती है एक साधन के रूप में कार्य करती हैं। तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा युयुत्सु हो जाएगा, फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर। यूपी टेट एग्जाम में आप जानते हैं कि 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और 150 नंबर का आपका एग्जाम है। 150 मिनट मिलेगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। जो पासिंग मार्क रहेगा जनरल कैटेगरी में 90 नंबर, ओबीसी एससी एसटी से रहेंगे तो 82 नंबर आपका पासिंग मार्क रहने वाला है। यूपी टेट एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि 150 प्रश्न में देखेंगे लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होंगे। पिछली बार भी यही हुआ था कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर से लगभग 100 से 110 प्रश्न रिपीट हुआ था। तो ये यूपी टेट एग्जाम के लिए आपका प्रीवियस ईयर पेपर है या आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर प्राइमरी चाहते हैं तो प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें नवंबर 2011 से लेकर के जनवरी 2022 तक आज तक यूपी टेट में जितने पेपर हुए हैं सब के सब पेपर इसी में मिलने वाले हैं। आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, व्याख्या रहेगा,
सभी सब्जेक्ट एक ही में आपको मिलेंगे। जैसे आपका CDP है, सोशल साइंस है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत है, या आपका प्राइमरी होगा तो उसमें मैथ EVS है और सभी सब्जेक्ट हैं। इसी तरीके से अगर मैथ साइंस ग्रुप होगा तो मैथ साइंस और जो आपके सभी सब्जेक्ट हैं एक ही में मिलेंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपका यहाँ पे PDF में डाउनलोड हो जाएगा। और अगर इससे तैयारी कर लेंगे UP टेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिखना है UP टेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपके व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ वो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलीन हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है। सहद शब्द है तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा। सहद शब्द आपका यहाँ पे आगत के अंतर्गत आएगा तो फोर्थ वाला राइट आंसर है। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे छत से ईंट गिरी अलग हो रहा है। जब भी आपका यहाँ पे अलग हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, आपका यहाँ पे अपादान हो जाएगा। अपादान देखेंगे कहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर है अपादान कारक। अगला प्रश्न आपके सामने के महोर्मी का संधि विच्छेद है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे महाधन उर्मी से बनेगा महोर्मी और यहाँ पर देखेंगे थर्ड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से कर्तृवाचक का वाक्य। कर्तृवाचक का मतलब है कि कर्ता के अनुसार आपका यहाँ पे क्रिया हो। तो यहाँ पे इसका ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो दिया गया तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। तुलसीदास ने यहाँ पे लिखी तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा कवयित्री होता है। और कवयित्री जो शुद्ध रूप से लिखा गया है वह देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा गया है, जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है यह आपको बताना है और यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा क वर्ग में जितने भी वर्ड आते हैं सभी का उच्चारण स्थान कहाँ पर है, कंठ। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला राइट आंसर है। कारक के कितने भेद होते हैं यह आपको बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कारक के आपके देखेंगे यहाँ पे 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका श्रृंगार का क्या होता है, रति होता है। तो यहाँ पे सेकंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीर का याद रख लेंगे, वीर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरसी कल कांति थी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उपमा हो जाएगा। उपमा फर्स्ट वाले में दिया गया, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। बीजक किसकी रचना है यह आपको बताना है और यहाँ पर अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो जो बीजक है यह देखेंगे आ जाएगा यहाँ पे कबीर के, इसमें दोहे सब हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा कबीर हो जाएगा। अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा विष्णु प्रभाकर हैं, थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर है। नील देवी नाटक के रचयिता का नाम बताइए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा निराला। राम की शक्ति पूजा यह निराला की कृति है, तो थर्ड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे 56 से 60 तक आपको यहाँ पे गद्यांश दिया रहेगा। गद्यांश का यहाँ पे गद्यांश में सभी के आंसर दिए रहते हैं, सिर्फ इसमें से छांट करके आपको लिखने रहते हैं। तो बहुत ईजिली आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं और जो 5 नंबर आपको मिलेंगे बिल्कुल आसानी से आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको बताना है कि इन 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप लोग जरूर